नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 4, जिसका नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। इसका भाग 4 है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। इस पूरे अध्याय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार वनों का विनाश किया गया, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत किस प्रकार होती है। हम जानेंगे कि किस प्रकार औपनिवेशिक काल में वन विद्रोह शुरू हुए, आखिरकार वन विद्रोह के कारण क्या क्या थे, और साथ ही हम जावा के जंगलों में जो परिवर्तन हुए, जो बदलाव हुए, उनके बारे में भी जानने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण भाग, जावा के जंगलों में हुए बदलाव। अब आपके मस्तिष्क में एक चीज जरूर चल रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि सर हम जावा के जंगलों के बारे में क्यों जान रहे हैं। देखिए, एक बार मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन बता दूं, थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति बता दूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि ये है हमारा प्यारा भारत। देखिए, एक बार मैं भारत का नक्शा बनाता हूं आपके सामने। ये देखिए प्यारे बच्चों, मान के चलिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और यहां आप देखते हैं ये भारत है, यहां आप नीचे श्रीलंका देखते हैं। इस तरफ जो है आपको कुछ द्वीप दिखाई देंगे, है ना। यहां जो है आपको कुछ द्वीप दिखाई देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं अरब सागर है, और एक तरफ आप देखते हैं बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और यहां आप देखते हैं इंडोनेशिया। यानी कि ये जो द्वीप समूह है ये दक्षिणी पूर्वी एशिया है। क्या है ये? दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, या हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां हिंदुस्तान में आती है, जिनमें अंग्रेज होते हैं, जिनमें डच होते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने, है ना, या हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। वैसे ही डचों ने इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, इस क्षेत्र पर जो है अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर जो है डचों ने उपनिवेश बनाए, ठीक है। इस क्षेत्र पर जो भारतीय वन कानून है और जो जावा के वन कानून है, उनमें बहुत सी समानताएं हैं, ठीक है। इसीलिए हम जावा को भी पढ़ रहे हैं। इसी के साथ हम जानेंगे कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जावा के जो जंगल है, जावा के जंगलों में क्या क्या परिवर्तन हुए, हम जानने वाले हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया है। यहां पर जावा, याद रखिएगा, जावा जो कभी जो कभी वन आच्छादित क्षेत्र था, घने जंगलों से भरा हुआ था, सागौन के वृक्ष जहां लगते थे, वो वर्तमान में इंडोनेशिया का चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है? चावल उत्पादक द्वीप, याद रखना, उत्पादक द्वीप, ठीक है। तो जावा के जंगलों में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है फिर कुछ परिवर्तन होते हैं। लकड़ियां काटी जाती है, कुछ नियम बनाए जाते हैं। जिस प्रकार भारत में हम घटनाओं को देखते हैं घटित होते हुए, वैसे ही कुछ समान घटनाएं जावा में भी घटित होती है, और इसीलिए हम जावा के जंगलों में जो परिवर्तन हुए उसे पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जावा इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। कभी जावा में घने वन हुआ करते थे, सागौन के वन हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो जावा जो है वह चावल उत्पादक द्वीप है, याद रखिएगा। एक समय में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया जो है वह एक डच उपनिवेश था। डच भारत में भी आते हैं, लेकिन भारत में जो है अंग्रेजों का दबदबा रहता है। ब्रिटिशर्स जो है लंबे समय तक भारत को अपना उपनिवेश बना के रखते हैं। तो जो डच है वो इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं। इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसे कहते हैं, वहां चले जाते हैं और वहां अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। मैंने आपको बताया कि हम जावा को पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत और इंडोनेशिया के बहुत से वन कानून लगभग समान थे। आइए देखते हैं। देखिए, इंडोनेशिया में जावा से डचों ने
वन प्रबंधन की शुरुआत की। यानी कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में वन प्रबंधन की शुरुआत होती है, क्योंकि बेहिसाब वन काटे जा रहे थे, जंगलों का विनाश हो रहा था, इसलिए वन प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। उसी प्रकार अगर हम बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, जावा से वन प्रबंधन की शुरुआत होती है। वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। जिस प्रकार हमने देखा कि भारत में वनों का संरक्षण किया गया, ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े सख्त और लंबाई वाले जो वृक्ष है उन्हें लगाया और उन्हें काटा गया, ताकि रेल गाड़ियों की जो पटरियां हैं उनके स्लीपरों का निर्माण हो सके, ताकि जहाज और नाव बनाई जा सके। इसी के साथ सैन्य जो आवश्यक सामग्री है उसकी पूर्ति के लिए भी वनों का विनाश किया गया युद्ध के दौरान। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि जो डच है वो भी चाहते थे कि हमें भी जो है जहाज बनाने हैं, और इसलिए उन्होंने जो है जंगलों का उपयोग करना शुरू किया। तो वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। हम देख रहे हैं जावा के लकड़हारे। हम जानेंगे कि जावा जो है, जावा के अंदर कुशल लकड़हारे कौन थे। ये लकड़हारे कौन होते हैं? लकड़हारे यानी कि जो वनों से लकड़ी काट कर अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है, उन्हें लकड़हारे कहा जाता है। यहां पर एक समुदाय है जिसका नाम है कलांग समुदाय। याद रखिएगा, कलांग समुदाय के जो लोग हैं इन्हें कुशल लकड़हारे या फिर हम कह सकते हैं घुमंतु किसान माना जा सकता है। ये मुख्य रूप से कुशल लकड़हारे थे। इसकी महत्व इस बात से पता चलती है कि जब जावा में माताराम रियासत का विभाजन हुआ तो इन कलांगों को भी बराबर बराबर हिस्सों में दोनों रियासतों में बांट दिया गया, क्योंकि इन कलांगों के मदद के बिना बड़े बड़े वृक्षों को काटना संभव नहीं था। ये कलांग समुदाय जो है ये जावा के कुशल लकड़हारे थे। तो देखिए 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मैंने बताया कि इनकी मदद के बिना लकड़ियों को काटना, सागौन की लकड़ियां हैं, सख्त लकड़ियां हैं, उन्हें काटना संभव नहीं था, क्योंकि ये जो है इन्हें लकड़ी काटने वाले कार्य में कुशलता हासिल थी। तो उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना मुश्किल था। इसलिए इस कलांग समुदाय को जो है बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। 18वीं सदी में डचों ने कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें, क्योंकि देखिए डच जो है वे चाहते थे जहाज निर्माण करना, उसके लिए उन्हें भी जो है जंगलों से लकड़ियां चाहिए थी, लकड़ियां कटवाना चाहते थे, और लकड़ियां काटने के लिए कुशल समुदाय कौन सा था? कलांग समुदाय। तो डचों ने भी कोशिश की कि क्यों ना कलांग हमारे लिए काम करे, लेकिन इसका विरोध होता है। यहीं पर हम देख रहे हैं कि 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध भी किया था, ठीक है। वे नहीं चाहते थे इस प्रकार किसी के अधीन रहकर काम करना, ठीक है, वे स्वयं के लिए लकड़ियां काटते थे। चलिए आगे हम देखते हैं डच वैज्ञानिक वानिकी। देखिए 19वीं सदी में डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू किया। अब देखिए भारत में पहले क्या था? भारत में जो वनों में जो समुदाय रहते थे, जो गांव थे, वे लोग जंगलों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। लकड़ियां लेते थे, जलावन लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, ठीक है, तेंदू के पत्ते लेते थे, छोटा मोटा व्यापार व्यवसाय भी करते थे, जंगलों का भी उपयोग करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई जंगलों की आवश्यकता अब हमें है, रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं उसके स्लीपरों के लिए, जहाज बनाने के लिए, युद्ध सामग्री के लिए, तो उन्होंने फिर जो है वन कानून बना दिए, ताकि जो है अब हर कोई व्यक्ति आरक्षित वनों में प्रवेश ना कर सके। आरक्षित वनों में जो है प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं डच भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। देखिए ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी गई। अब नाव या घर बनाने के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी। अब एक पर्टिकुलर क्षेत्र जो है जंगलों का, उसी पर जो है गांव के लोग जा सकते थे। बाकी क्षेत्र जैसे भारत में हम आरक्षित क्षेत्र देखते हैं जहां जाना प्रतिबंधित था, वैसा ही कुछ यहां किया गया था। आगे देखिए, तो ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने व जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। अब पशु चराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पशु कैसे चराएंगे, है ना? लकड़ी
जो जलावन लकड़ी है वो कैसे लेंगे। जो जिस प्रकार भारत की स्थिति हम देखते हैं उसी प्रकार यहाँ पर जावा में भी हमें स्थिति दिखाई देती है। भारत की ही तरह यहां भी जहाज या रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी कि भाई अगर जिस प्रकार भारत में अंग्रेजों को आवश्यकता थी उस प्रकार यहां पर डचों को आवश्यकता है। डचों ने अपना उपनिवेश बनाया इंडोनेशिया को, जावा को, और डचों ने भी फिर वन कानून, वन प्रबंधन कानून बनाए ताकि जो है सख्त मजबूत लकड़ियों को हम हमारे जहाज निर्माण और रेल लाइन की जो पटरियां हैं उसके स्लीपर निर्माण में काम में ले सकें। चलिए, इसके लिए श्रम की भी आवश्यकता थी। श्रम यानी मजदूरी, मजदूर चाहिए थे, इन्हें श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दी। देखिए, अब जो खेती की जमीन थी जिस पर गांव के लोग जो है वो खेती किया करते थे, अब उन पर जो है डच क्या करते हैं, लगान लगा देते हैं। अब लगान लगा दिया, कर लगा दिया, तो खेती करना भी मुश्किल हो रहा है ना। खेती करना भी मुश्किल हो रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो गांव के लोग हैं उनका जीवन जो है अब मुश्किल में आ गया था वन कानून के तहत। जिस प्रकार भारत में ये चीजें हुई उसी प्रकार हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर अब आपको एक व्यवस्था दिखाई देगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ब्लेंडाग डिएंसेंट व्यवस्था। ये ब्लेंडांग डिएंसेंट व्यवस्था क्या थी, चलिए तो थोड़ा सा आपको मैं भारत की बात करता हूं और भारत की याद दिलाता हूं। जिस प्रकार हमने हिंदुस्तान में वन ग्राम देखे थे, मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने आरक्षित वन जो है उसमें गांव के लोगों का आना जाना जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर भी कुछ गांवों को आरक्षित वनों में रहने दिया गया, बशर्ते कि वे लोग अंग्रेजों के लिए, वन विभाग के लिए लकड़ी उपलब्ध करवाने का काम करें और जंगलों को बचाकर रखे, जंगलों का ध्यान रखे, जंगलों को आग से बचाकर रखे ताकि उसमें आग ना लग जाए। इन सभी सेवाओं के बदले उन गांवों को जो है आरक्षित वनों में रहने दिया गया और वही गांव क्या कहलाए, वन ग्राम कहलाए। सेम टू सेम ऐसी ही व्यवस्था यहां पर भी लागू की गई थी जिसे कहा गया क्या, ब्लेंडाग डिएंसेंट व्यवस्था। देखिए, कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। यानी कि लगान लगा दिया गया था भूमि पर, अब इस लगान से कुछ गांवों को मुक्त कर दिया गया, बदले में उन्हें यह जो व्यवस्था है, यह जो कार्य है करना पड़ता था डचों के लिए। ठीक है, तो ये व्यवस्था याद रखिएगा, सेम मिलती जुलती ही है। चलिए, बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना दिया जाने लगा। ठीक है, शुरुआत में उनको बिल्कुल मुफ्त काम करना था, उसके पश्चात उन्हें थोड़ा बहुत मेहनताना उनकी मजदूरी का जो बनता था थोड़ा बहुत दिया जाने लगा। लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। लेकिन जिस प्रकार पहले वह असीमित रूप से खेती किया करते थे, है ना, खुलकर खेती किया करते थे, अब वो चीज नहीं रही है। अभी उनके खेती के जो अधिकार है वो अभी भी सीमित ही है। चलिए, अब हम देख रहे हैं सामीन की चुनौती। यहां पर हम एक व्यक्तित्व को जानेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुरोंतिको सामिन। सुरोंतिको सामिन जो है ये सागोन के जंगलों में स्थित रांदू ब्लांतुंग गांव के निवासी थे। रांदू ब्लांतुंग गांव के निवासी सुरोंतिको सामिन, इनका क्या मानना था, इन्होंने ये जो वन कानून थे उसका विरोध किया। इनका मानना था कि भाई जमीन है, हवा है, जंगल है, पेड़ है, पौधे हैं, ये सारी चीजें हमें जो है, ये सारी चीजें प्रकृति की देन है। क्या इन सभी चीजों को राज्य ने बनाया है? ये जो सरकारें जो कानून बना रही है, क्या इन सभी चीजों को सरकारों ने बनाया है, राज्यों ने बनाया है? बिल्कुल नहीं। और सामीन विचारधारा को बहुत से लोगों ने फिर फॉलो किया। लगभग 3000 परिवार जो है सामीन विचारधारा के अनुयायी बन गए और उसके पश्चात जो है सामीन जो है एक आंदोलन, हम कह सकते हैं एक मुहिम छेड़ते हैं। आइए बात करते हैं। तो 1890 के आसपास उन्होंने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने क्या कहा, उनका तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ये राज्य की बनाई हुई नहीं है, जो राज्य नए नए कानून थोप रहा है हमारे ऊपर, हमारा जीवन जो है वो मुश्किल में आ चुका है इन कानूनों के चलते। और सामीन वादियों के अंदर हम देखते हैं एक समय के पश्चात लगभग 3000 परिवार, 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे।
जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। साम्यवादियों ने जो है जावा इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इन वन कानूनों को लेकर एक आंदोलन शुरू किया। सामिन और उसके दामाद ने आंदोलन को संगठित किया। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो बहुत सारे साम्यवादी जमीनों पर लेट गए और जमीनों पर लेटकर उन्होंने जो है अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसी के साथ कुछ लोगों ने जो है कर चुकाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ साम्यवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया और जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। बेगार या फिर हम कह सकते हैं ऐसा काम जो मुफ्त में किया जाता हो जिसके बदले में कोई प्रतिफल ना मिले। तो सामिन ने जो है एक आंदोलन की मुहिम शुरू की, सामिन और उसके दामाद ने मिलकर। हम देख रहे हैं यहां पर आपको मैप दिखाया जा रहा है। देखिए जिस प्रकार मैंने बताया इस तरफ हिंदुस्तान था और ये है साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं जावा। ठीक है, ये रहा जावा है, फिर है सुमात्रा। ठीक है, और ये पूरा जो है दक्षिणी पूर्वी एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया द्वीपों के अंदर हम देखते हैं इंडोनेशिया के द्वीप में जो जावा है मुख्य रूप से अभी वर्तमान में चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है और पहले कभी ये वनों से भरा रहता था। देखिए यहाँ पर रेल लाइन भी आपको दिखाई दे रही है ना, सुमात्रा वाले हिस्से में। और ये डच है ना, यानी डचों ने जो है उपनिवेश बना रखा था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जावा से डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। जावा कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था, कभी जावा सागौन के जंगलों से ढका रहता था और वर्तमान में चावल उत्पादक द्वीप है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, युद्ध और वन विनाश। भाई युद्ध के तहत वनों का विनाश कैसे हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दोनों ही विश्व युद्धों में वनों का बड़े स्तर पर विनाश किया गया क्योंकि सेनाओं के शाही जहाज बनाने थे, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। ठीक है, तो इस प्रकार इस लकड़ी की आवश्यकता ने जो है जंगलों के विनाश को प्रोत्साहन दिया। देखिए पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। ठीक है, डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई। अब देखिए डच नहीं चाहते थे कि जापानियों के हाथ में जो है ये मजबूत लकड़ियां लग जाए और जापान जो है इन लकड़ियों का प्रयोग अपने सैन्य प्रबंधन में करे, अपने सैनिक जहाज बनाने में करे। इसलिए डचों ने एक नीति अपनाई, भस्म करो और भाग जाओ, यानी कि जंगलों को जलाओ और भाग जाओ, अगर हमारे नहीं तो फिर किसी के नहीं। ठीक है, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए। आरा मशीन और सागौन के जो लट्ठे थे जिनका काम जो है आगे चलकर जहाज बनाने में या रेल की स्लीपर बनाने में किया जाता, उन्हें जला दिया गया। तो याद रखना भस्म करो और भागो नीति डचों ने अपनाई थी ताकि जापानियों के हाथ में ये वन संसाधन जो है ना लग जाए। ठीक है, लेकिन जिससे वे जापानियों के हाथ न लग जाए। ठीक है, इसके बाद जापानियों ने युद्ध उपयोग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया, लेकिन जापानी जो है वो जंगलों का निर्मम रूप से दोहन करते हैं वनों से जो है लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों को वापस हासिल कर पाना कठिन था। जंग हुई और जंग के पश्चात अब इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया सरकार के लिए उन जमीनों को वापस अपने अधिकार में करना बहुत मुश्किल हो गया और इसी वजह से जो है आम लोग और इंडोनेशिया सरकार के बीच में टकरावट आई। लोगों और वन विभाग के बीच टकराव पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि लोग चाहते थे अपनी खेती वाली जमीन को वापस हासिल करना और वन विभाग जो है वो किसी भी प्रकार से ये जमीन वापस जो है उन्हें उपलब्ध नहीं करवा सकता था। तो याद रखिएगा इस वजह से लोगों और वन विभाग के बीच में क्या होती है, टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। चलिए तो ये हम आगे देख रहे हैं वानिकी में नए बदलाव। वानिकी में नए बदलाव, अब देखिए वानिकी में नए बदलाव क्या हुए। अब जो है जंगलों को महत्व दिया जाने लगा। जंगलों से लकड़ी प्राप्त करने से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई, जंगलों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। देखिए अब वन का संरक्षण महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया। मिजोरम से लेकर केरल तक ग्रामीणों ने सरना, देवराकुडू, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर घने जंगलों की रक्षा की। यानी कि मिजोरम से लेकर केरल तक अगर घने जंगल बच पाए, सुरक्षित रह पाए, तो उसके पीछे कारण क्या था कि यहाँ के लोगों ने इन नामों से जो है इन्हें पवित्र समझा और इन्हें बचा कर रखा। ये बात आप याद
रखिएगा। इसी के साथ कुछ गांव वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप कर रहे थे, यानी कि कुछ लोगों ने सोचा कि हम खुद ही हमारे जंगलों की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। ठीक है। और स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे कि अब और किस तरीके से वन प्रबंधन किया जाए, और वैकल्पों के बारे में वे सोचने लगे। तो देखिए किस प्रकार जो है अब वनों का संरक्षण जो है वो किया जा रहा है। चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमने इस पूरे भाग में क्या सीखा। तो हमने एक तो कलांग समुदाय के बारे में जाना था, जावा का कलांग समुदाय, जो कि कुशल लकड़हारे थे और घुमंतु किसान भी थे, और इनकी मदद के बिना जो है लकड़ियां काटना, है ना, कुशल लकड़हारे थे, इस वजह से इनकी मदद के बिना लकड़ियां काटना मुश्किल था, और राजा के महल बनाए जाते थे लकड़ियां काटकर, है ना। तो कलांग समुदाय के बारे में जाना, और वानिकी में हुए नए परिवर्तन के बारे में हमने जाना कि किस प्रकार युद्ध हुए और युद्ध के पश्चात जो है वानिकी में नए परिवर्तन किए गए। ये सारी बात हम इस भाग में जान चुके हैं। अब हम करेंगे मूल्यांकन, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? संथाल, डच, कलांग या येरुकुला? तो आप सभी जानते हैं कलांग समुदाय जो है ये कुशल लकड़हारे हुआ करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, कलांगों ने कब एक डच किले पर हमला किया था? 1770 में, 1600 में, 1655 में या 1890 में? तो देखिए हम जानते हैं कि जब जावा में डचों ने कलांग समुदाय की मदद लेनी चाहिए, तो कलांगों ने डचों के किले पर क्या कर दिया? हमला कर दिया था। तो याद रखना 1770 में कलांगों ने डच किले पर हमला किया था। नंबर 3 प्रश्न है, सुरोंतिको सामिन निवासी थे, किस गांव के निवासी थे? तो देखिए रांदू ब्लांतुम गांव, नेथानार गांव, छोटा नागपुर या महाराष्ट्र? तो याद रखिएगा रांदू ब्लांतुम जो गांव है वहां के निवासी थे सुरोंतिको सामिन। नेक्स्ट प्रश्न है सत्य या असत्य वाला। सुरोंतिको सामिन का तर्क था कि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है। क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो यह बात बिल्कुल सत्य है, और इसी के साथ वे जो है एक आंदोलन को संगठित भी करते हैं अपने दामाद के साथ मिलकर। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान भरना है। जावा को आजकल इंडोनेशिया के डैश 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 द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो चावल उत्पादक द्वीप, याद रखिएगा चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जो है जावा को जाना जाता है। जावा जो कभी वनों से भरा रहता था, वन आच्छादित क्षेत्र था, वर्तमान में जावा चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।